हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा पीसी, और जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर प्रेजेंट हूं बायोलॉजी पार्ट 6 के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम 1000 के एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे बायोलॉजी की पार्ट 6 की, जिसमें आपके लिए मैंने वही भी सिंपल क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए मोर देन हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप अच्छे से जान नहीं पाएंगे कि आपके सामने जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ आज आप उसमें अच्छे से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करने की ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि। आपको बताना है कि जो वायरसेज होते हैं, जब विषाणु होते हैं, उनको सजीव क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है। ऑप्शन ए है इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, बी ये संख्या में बढ़ सकते हैं, सी इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और आप कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताइएगा कि आप आंसर बताएंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट कर पाते हैं, राइट आंसर दे पाते हैं। तो इसके राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये संख्या में बढ़ सकते हैं। कि जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया का नाम आया, विषाणु होते हैं, उनको सजीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में निरंतर इनमें क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, संख्या में बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। ए पैलियोजोइक काल में, बी सीनोजोइक काल में, सी मेसोजोइक काल में, और डी प्रो कैम्ब्रियन काल में। तो आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति, एक मनुष्य की जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो किस काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रो कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जो प्रोकैम्बियन काल थे उस काल के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है, उसमें जीवन की उत्पत्ति को बताया गया है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस रोग है। ए इन्फ्लुएंजा, बी डिप्थीरिया, सी टाइफाइड, और डी हैजा। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस इन्फेक्टेड होता है, विषाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा रोग। यानी कि जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो वायरस जनित रोग होता है। इस रोग को फ्लू भी कहते हैं, यानी कि बुखार भी कहते हैं, क्योंकि यह जो रोग होता है ये एक वायरस होता है जिसका मिन्सो वायरस होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। यानी कि मिन्सो वायरस द्वारा ये होने वाला रोग है कौन, इन्फ्लुएंजा। इस रोग के जो रोगी होता है उसको टेरामाइसिन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं? एक तो होती है टेरामाइसिन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन होती है। ओके फ्रेंड, ये दो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं इन्फ्लुएंजा रोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया होता है, ये रोग ये होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। तो इस रोग यानी कि कोरोनोबैक्टीरियम नाम का एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया रोग किस रोगाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कोरिनीबैक्टीरियम, उसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड, और इस रोग के व्यक्ति को हमेशा सांस लेने में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। जो डिप्थीरिया होता है इसमें, इसके लिए बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाते हैं? डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डिप्थीरिया की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, डी की होती है डिप्थीरिया, पी की होती है पर्ट्यूसिस, और एस की होती है टेटनस होती है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस का टीका लगाया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं। टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। इस रोग को मियादी बुखार या फिर आंत का बुखार भी कहा जाता है। यानी कि जब टाइफाइड होता है तो सबसे ज़्यादा हमारी जो आंतें होती हैं उनको सबसे ज़्यादा, हमारे जो इंटेस्टाइन पार्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, इसीलिए इसको आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहा जाता है।
इस रोग के उपचार की अपन बात करें तो इसके उपचार के लिए क्रोमाइसिटिसिन वर्ग की एक एंटीबायोटिक दवा होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज करते हैं इसके उपचार के लिए? क्लोरोमाइसिटिन नामक एक दवा होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है, जिसको इसके उपचार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कोलेरा, हैजा की अपन बात करते हैं। तो हैजा बीमारी होती है वो एक सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है अत्यधिक ज़्यादा इनकी गर्मियों के दिनों में धूप में अत्यधिक ज़्यादा घूमने की वजह से ये बीमारी होती है। तो हैजा रोग होता है, ये होता है विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। और ये फैलती है रोग ये मक्खियों के द्वारा ये रोग फैलता है। किसके द्वारा? जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उनके माध्यम से ये रोग फैलता है। ओके, तो इस रोग के अंतर्गत क्या होता है? लगातार उल्टी और दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, और हेजे इसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर इसके उपचार के अपन हेजे का टीका लगाते हैं और पानी को बार बार में उबाल कर पीने की सलाह दी जाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस होते हैं। आपको बताना है कि वायरस क्या होते हैं। तो एक होता है एक कोशिकीय, बी अकोशीय, सी बहुकोशीय और डी स्वतंत्र जीन होते हैं। तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड बैक्टीरिया होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र जीन होते हैं। जो वायरसेस होते हैं, जो वायरस होते हैं वो इंडिपेंडेंट जीन्स होते हैं, कहने का मतलब स्वतंत्र जीन होते हैं। वैसे जिस जंतु शरीर की अपन बात करें तो जंतु शरीर क्या होता है? एक कोशिका का बना होता है, उसे यूनिसेलुलर कहने का एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि इनमें एक कोशिकी होने के साथ साथ ये अमरजीवी प्राणी होते हैं। जैसे अमीबा होता है उसको अमरजीवी की संज्ञा दी जाती है, यानी कभी नहीं मरने वाला। यानी कि मतलब उसके एक अंग को काट दिया जाता है तो उस अंग से फिर एक नए अमीबा का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो जो सभी एककोशिकीय प्राणी होते हैं वो अमरजीवी की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। ओके, स्वतंत्र जीन होते हैं। और जैसे बात करें एकोशिक, तो एकोशिक जो होते हैं जिनके अंदर एक कोशिका का बना होता है, जिनका शरीर हमेशा एक कोशिका का बना होता है। और बहुकोशिक तो जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका या दो से अधिक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। जैसे अपन स्वयं को ले लें, मनुष्य होता है तो मनुष्य हमेशा क्या होता है? बहुकोशिक जीव होता है। इसके अलावा कुत्ता है, बिल्ली है, मेंढक है, मछली है, ये सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए ओपेरिन, बी मेंडल, सी डार्विन और डी ले मार्क होता है। तो आपको बताना है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ले मार्क है। इन्होंने 1859 में सबसे पहले ये पुस्तक जारी की थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। तो एड्स की सबसे पहले अपन फुल फॉर्म जान लेते कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। अब जानते हैं इसका कारण। ए ऑप्शन है रुधिर कैंसर, बी जीवाणु, सी टीएमवी और डी HTL 5111 यानी कि 111। तो एड्स का कारण है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, HTL 53 होता है। ओके, तो अब जानते हैं कि इनके बारे में डिटेल से जानते कि एड्स क्या है। तो अब हमने को पता है कि जो एड्स होता है ये एक संक्रामक बीमारी, कहने का इसको संक्रामक बीमारी नहीं कह सकते, यानी कि एड्स असुरक्षित यौन संबंध से या असुरक्षित यौन संबंध से या किसी की सुई इस्तेमाल की गई सुई का इस्तेमाल करने से या ब्लड के जरिए ये बीमारी फैलती है। ओके, बाकी किसके साथ संपर्क में, किसके साथ हाथ मिलाने से, गले लगने से एड्स कभी नहीं फैलता है। तो एड्स का रुधिर का कारण क्या होता है? HTLV3 होता है। ओके, अब अपन जान लेते हैं इसके बारे में। जो एड्स का जो कारण होता है वो तो क्या होता है? HTLV3 होता है। तो यह HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस के जरिए ये एड्स बीमारी फैलती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर के जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रुधिर कैंसर की। तो रुधिर कैंसर होता है ये ब्लड कैंसर जिसको अपन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो अनियमित आकार में वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कैंसर होता है केकड़ी का रूप खोला है, तो आपने केकड़ा देखा होगा या फिर आपने वो क्या बोलते हैं ये
अपनी भाषा में बोलते हैं उसको, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, कंसला जिसे अपन कहते हैं, यानी कि उसको खूब सारी काफ़ी सारी टांगे टांगे होती हैं। तो बस कैंसर सेम उसी का रूप होता है कि उसके में जब हमारे शरीर में एक कोशिका बनती है, कोशिका से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज धीरे धीरे वृद्धि करना स्टार्ट होते हैं, और उस वृद्धि के कारण ही क्या होता है, कैंसर होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आरबीसीज होती हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, जो वो क्या आती है, धीरे धीरे बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। अब ब्लड कैंसर किस वजह से होता है कि हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है उनमें निरंतर वृद्धि होने के कारण ब्लड कैंसर का जन्म होता है। ओके, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य व पौधों में जो रोग उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा मनुष्य व पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं। टीएमवी की बात करें तो टीएमवी एक इसको टोबैको मोजेक वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है, और शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य न हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो टीएमवी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कि टीएमवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टोबैको मोजेक वायरस होती है। आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस में होता है ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी डीएनए या आरएनए, और डी डीएनए व आरएनए। तो वायरसेस में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डीएनए या आरएनए होता है। तो डीएनए होता है डबल हेलिक्स संरचना होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेज है ए वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, बी जीवाणु जो पादप कोशिका पर भक्षण करता है, सी जीवाणु अंगक, और डी जीवाणु जो प्राणी कोशिका का भक्षण करता है। तो आपको बताना कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। यानी कि ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, एक प्रकार के वायरसेस होते हैं जो विषाणु पर भक्षण करने का कार्य करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। ऑप्शन ए हरा शैवाल, बी कवक, लाइकेन, और डी जीवाणु। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो एक कोशिक प्राणी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाणु होते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक, यानी कि एक रियल जो एक्चुअल जो केंद्रक होता है, सेंटर होता है, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी सिम्टम ये होता है कि एक कोशिकीय प्राणी के रूप में कार्य करते हैं। तो बात करें अपन बात करें जिसको अपने म्यूटालिज्म किसे कहते हैं ना, कि सहकारिता किसे कहा जाता है। तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे क्या कहा जाता है, म्यूटालिज्म या फिर सहोपकारिता कहते हैं। तो कवक और जो शैवाल होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझे ना कि दो जीवों के बीच में आपसी संबंध से जिनके दोनों को लाभ हो तो वो सहोपकारिता। तो अगर हवा जो शैवाल और कवक होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का, और लाइकेन से इन दोनों को क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट होता है। तो लाइकेन होता है वो लिटमस पत्र बनाने के काम में लिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है ए कवकों में, बी जीवाणुओं में, सी विषाणुओं में, और डी शैवालों में। तो आपको बताना है जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम होते हैं वो किन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विषाणुओं में, वायरसेस के अंदर। तो जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स होते हैं वो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन्स, बी कार्बन व नाइट्रोजन, सी न्यूक्लियोप्रोटीन्स, और डी डीएनए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज स्टेज होती है उसके अंदर उनके में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए इनके प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है वह किस रूप में पाया जाता है, डबल हेलिक्स संरचना के रूप में द्विकुंडलित आकार के अंतर्गत पाया जाता है। और इसी क्या होता है, इससे शरीर प्रोटीन का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विषाणु खोज करता है। आपको बताना है कि सबसे पहले जो वायरसेस होते हैं उनकी खोज किसने की थी, ए इवानोवस्की, बी
लैंडस्टीनर, सी मिलर और डी बी जे रिंक ने, यानी कि बीजे रिंक ने। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करें तो विषाणु की खोज की थी, वो की थी ऑप्शन ए इवानोवस्की ने की थी। इन्होंने उसकी खोज 1892 ईस्वी में सबसे पहले की थी। तो और टोबैको मोजेक वायरस की खोजकर्ता के बारे में भी इन्होंने सबसे पहले बताया था कि उन्होंने इवानोवस्की ने सबसे पहले टोबैको मोजेक वायरस के बारे में भी बताया था। ओके, और निर्जीव में सजीव और निर्जीव जो भी विषाणु होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। सजीव के गुण भी प्रेजेंट होते हैं और निर्जीव के गुण भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप, विषाणु होगा। ओके, यानी कि वायरसेस होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले, और साथ में इस चैनल को विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु है ए पोक्स वायरस, बी हर्पिस वायरस, सी सार्कोमा वायरस और डी ट्यूमर वायरस। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा वायरस है जिनमें कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉक्स वायरस होता है। यानी कि जो पॉक्स वायरस वो सबसे बड़ा वायरस होता है, और जब जिसको अपन छोटी माता के रूप में जानते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स नाम सुना होगा ना, चिकन पॉक्स, तो ये चिकन पॉक्स ही होता है, जो एक वेरिसेला नामक एक वायरस होता है जिसके कारण ये रोग होता है। यानी कि किसके कारण, वेरिसेला नामक वायरस की वजह से होने वाला रोग कौन सा है, पॉक्स वायरस होता है। शरीर में इसमें क्या होता है कि शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और शरीर पे हल्का बुखार आने लगता है। एक व्यक्ति को एक बार यदि ये रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता है, कि एक बार किसी व्यक्ति को एक बार ये रोग हो जाता है तो इसको दोबारा नहीं होता है, क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रेजेंट बढ़ हो जाती है। यानी कि जो अपने शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और दोबारा से ये रोग उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करें चेचक की, तो चेचक होता है, चेचक हो जो स्मॉल, जिसको अपन स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल ये होता है, ये वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। एक वेरी भोला वायरस होता है, कौन सा, वेरी भोला वायरस होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति को तेज बुखार होती है और शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं। और ये जो बीमारी होती है बच्चों को 3 से 6 महीने के अंतर्गत होती है, और इस वजह से इनके लिए हमेशा इनमें 3 से 6 महीने के बीच में इनके अंदर टीका लगाना अनिवार्य होता है। ओके फ्रेंड, तो चेचक किसकी वजह से होता है, वेरी भोला वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट अपन बात की हर्पिस वायरस की, तो हर्पिस होता है, ये होता है हर्पिस वायरस की वजह से होने वाला रोग है, और ये एक प्रकार का स्किन डिजीज होती है जिसके अंदर त्वचा में सूजन आ जाती है, और इसके लिए एंटीसेप्टिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा था, ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी मिलर ने और डी स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओपेरिन ने। यानी कि ओपेरिन ने 1936 में सबसे पहले इस पुस्तक का विमोचन किया था, इस पुस्तक को लिखा था, और इस पुस्तक में इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, विस्तार से जानकारी प्रदान की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ, ऑप्शन ए एरोबिक, बी एनएरोबिक, सी उपयुक्त ए व बी दोनों, कहने का मतलब एरोबिक और एनएरोबिक दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन एरोबिक। तो सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय जीव में एनएरोबिक श्वसन क्रिया हुई थी, यानी कि उन्होंने जब जीव थे उस समय, जब सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई उस समय जीव कौन से श्वसन का कार्य करते थे, एनएरोबिक श्वसन किया करते थे। इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट श्वसन की क्रिया क्या होती है, एनएरोबिक होता है। ओके, तो एनएरोबिक श्वसन, जबकि एरोबिक श्वसन की बात करें तो एरोबिक श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु होते हैं, आपको बताना कि वायरसेस क्या होते हैं, ए आंशिक मृतजीवी, यानी कि पैरेटल स्पोरोफाइट इसको कहा जाता है, पूर्ण मृतजीवी यानी स्ट्रिक्टली पैरासाइट, पूर्ण परजीवी स्ट्रिक्टली
स्पेरोफाइट और डी आंशिक प्रजनन की पैराइटल पैरासाइट। तो आपको बताना है विषाणु कैसे होते हैं। तो डिफरेंट जो विषाणु होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। ओके फ्रेंड, तो विषाणु कैसे होते हैं, हमेशा पूर्ण परजीवी होते हैं, क्योंकि वैसे जीव जो अपना भोजन व आवास के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। जैसे जोंक होती है, जू होती है, ये सारे क्या होती है, अमरबेल होती है, ये क्या होती है, परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। तो आपने जू को देखा होगा, जू होती है इंसान में होती है या जानवरों में भी होती है। तो जू क्या होती है, अपने भोजन के लिए किसके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करती है। कि हमारे सर के अंदर, अपने बालों के अंदर क्या होती है, जो ब्लैक ब्लैक देखा होगा कीड़ा सा होता है, वो जू होती है। वो क्या करती है, हमारे शरीर से क्या करती है, खून को चूसती है, हमारे खून से अपने पोषण को प्रदान करती है। ठीक है, ऐसे जोंक होती है, तो जोंक भी क्या करती है, परजीवी के रूप में कार्य करता है। या आपने देखो झाड़ी का वृक्ष देखा होगा, झाड़ी के ऊपर एक बेल सी लटकी होती है, जिसको जो पीले पीले से लंबे लंबे धागे से होते हैं, वो अमरबेल होती है। तो वो भी क्या होती है, एक प्रकार का परजीवी होती है, पूर्ण परजीवी होता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। ओके, और वैसे जीव जो सड़े गले चीजों से, सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। यानी कि वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मरे हुए जानवरों के ऊपर, मरे हुए जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अपन बात करें, फंगस होते हैं, कवक होते हैं, या बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। ऑप्शन ए है गोरिल्ला, बी चिंपैंजी, सी गिब्बन और डी ओरंग उदांग। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य का प्राइमेट बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा जो बिल्कुल हूबहू मनुष्य से संबंध रखता है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, या पिछली पीढ़ी में मनुष्य के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरिल्ला होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गोरिल्ला को देखा होगा कि गोरिल्ला मनुष्य सदृश, क्योंकि जो आज से जो सबसे हमारे जो प्रागैतिहासिक काल था, उस काल में जो मनुष्य ने अपने आप के एक मनुष्य की जो प्रजाति कहलाई, वो गोरिल्ला के जनित थी। यानी गोरिल्ला के रूप में उसको देखा गया था कि बिल्कुल सदृश मनुष्य किसके अंतर्गत, गोरिल्ला के समान दिखाई देता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ टिड्डे तथा कबूतर के पंख होते हैं। ऑप्शन ए समरूप, बी समजात, सी अवशेषी और डी बाह्य कंकालीय। तो बताना है कि जो चमगादड़ है, टिड्डे है या कबूतर, उनके पंख कैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समरूप होते हैं, कि एनोलोगस प्रकार के होते हैं, कि एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत में थे, यानी कि ऐसे अंग जो हमारे शरीर में हमारे जो पूर्वज थे उनमें कार्यरत के रूप में थे, तो लेकिन अब हम उनका कोई भी कार्य नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य पहले था उसकी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन आज के मनुष्य की तो पूंछ ही नहीं है, क्योंकि उसने उसको धीरे धीरे क्या किया, उसका कार्य करना बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स पार्ट होता है कि इनकी ये एक नेक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो हमारी आँख के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी क्या है, एक तरह की अवशेषी अंग होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, समरूप होगा। जबकि अवशेषी अंग कैसे होते हैं कि जो हमारे पूर्वज उनका यूज किया करते हैं, जिनको धीरे धीरे कार्य करना बंद कर दिए और वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। ए स्पोरोफाइट, बी पैरासाइट, सी सेप्रोफाइट और डी एपीफाइट। तो आपको बताना है कि वे जीव कौन से हैं जो मृतजीवी पादपों पर उगते हैं, जिनको जो कार्बनिक पदार्थ मृत पादपों पर उगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेप्रोफाइट होते हैं। ओके, तो यानी कि वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट जीव कहलाते हैं। ओके, तो अधिपादप की अगर बात करें, एपीफाइट की अपन बात करें, तो एपीफाइट पादप होते हैं जो पोषी पौधा पर रहता है, और ये पाए जाते हैं हमेशा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पौधे देखने को मिलते हैं। कौन से, एपीफाइट पौधे। जो आर्किड होता है, आर्किड क्या है, एक प्रकार का एपीफाइट पौधा होता है, यानी कि जो क्या होते हैं, ये ऐसा पौधा होता है जो होस्ट पौधे के रूप में कार्य करता है, यानी कि पोषी पौधे के रूप में रहता है। ओके फ्रेंड, और आर्किड होता है वो सबसे छोटा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा बीज कौन से पौधे का होता है, तो किसका होता है, आर्किड का होता है, कि सबसे छोटा बीज किसका होता है, आर्किड का होता है।
ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये सर्पों का युग है, ए पर्मियन कल्प, बी प्रोटीरोजोइक महाकल्प, सी पैलियोजोइक महाकल्प और डी मीसोजोइक महाकल्प। तो आपको बताना है कि जो सरीसृप जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्सों का युग कौन से युग को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीसोजोइक काल को कहा गया है। जो मीसोजोइक महाकल्प था उसको रेप्टाइल्स का युग कहा गया है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आप किसी भी फैमिली मेम्बर या आपके किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसे इतना सा होगा, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा फील होगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक कहेंगे और जो मेरा भी आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई क्वेरी रहती है या वो कुछ नया चेंज चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर मेरे न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। और आपके सामने जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उनमें आप अपने जीएस नॉलेज पार्ट को बिल्कुल सही कर सकें। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे अवश्य बताइएगा और मैं आपके लिए कुछ नया चेंज करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।